सोचिए, जिनको कल गुमान था कि सत्ता उनकी है, ताकत उनकी है, उनको भी सत्ता से बाहर होना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं अपने देश, पड़ोसी देश नेपाल की। नेपाल के जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनको लगा था कि जनता जो है वो मूली गाजर है, उखाड़ के फेंक देंगे। और क्या हुआ? आज युवा सड़कों पर हैं, लोग संसद में घुस गए हैं और तमाम तस्वीरें, खबरें चल रही हैं। तानाशाह का अंत जरूर होता है और तानाशाही जो है वो आज न कल जरूर जाती है, आप समझ लीजिए। और तानाशाह ऐसे ऐसे नहीं, और तानाशाह जब जाते हैं ना तो बहुत बुरा तरीके से जाते हैं। उनकी जो हालत होती है उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। कुछ तानाशाहों की मैं कहानी बताऊंगा कि किस तरह से तानाशाह जो हैं, जब वो तानाशाही पर उतर आते हैं उसके बाद क्या होता है, आप समझ लीजिए। यही चल रहा है नेपाल में। नेपाल में तानाशाही के खिलाफ जनता सड़कों पर है। लेकिन सोचिए, तमाम मैं इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज को फॉलो करता हूं, क्योंकि मुझे पता है अपने वाले लोग भी वहां बैन हैं। तो हजारों की संख्या में नेपाली युवा जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है, वो संसद परिसर तक घुस गए हैं, क्योंकि 26 तारीख को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ट्विटर, एक्स, यूट्यूब, इंस्टा, यहाँ तक कि व्हाट्सएप और फेसबुक बंद कर दिया गया था। दरअसल सरकार को लग रहा था कि ये लोग जो है ना, ये सरकार के विरोध में लेख लिख रहे हैं। अब टीवी अखबार वाला तो आराम से बिक जाता है, टीवी अखबार, लेकिन सोशल मीडिया तो बिक नहीं रहा है। सोशल मीडिया, राजेंद्र प्रसाद सिंह क्या कहते हैं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। मैंने उसमें सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया जोड़ा है। सोशल मीडिया इसलिए सच्चा है कि आपके पास एक फ़ोन है, एक मोबाइल है, आम का पत्ता गिरा, कहीं आम गिरा, लोग वहीं से देख के लिखता है कि देखिए भाई यहाँ आम का पत्ता गिरा है, आम गिरा है। तो पहले तानाशाही पर आते हैं। हिटलर भी कभी तानाशाह था, उसको भी गुमान था कि वो हमेशा सत्ता में रहेगा। और उसने जो काम किया, जो अपराध किया, मासूम बच्चों को गैस चेंबर में मारा। हिटलर की वजह से वर्ल्ड वॉर हुआ। और उसके बाद क्या हुआ? हिटलर का वो हश्र हुआ जो आप सपने में भी नहीं सोचेंगे। हिटलर को सुसाइड करना पड़ा। लेकिन सोचिए, जो हिटलर के भक्त थे, उस समय उनको लगता था कि हिटलर विजेता है, ये कभी सत्ता से बाहर नहीं जाएगा। मुसोलिनी का क्या हुआ? मुसोलिनी को भी लगता था कि वो सत्ता से कभी बाहर नहीं होगा, और इटली के लोगों ने उसको बीच चौराहे पर सूली पर टांग दिया था। बांग्लादेश के चुनाव आयोग को क्या लगता था कि उसकी चोरी कभी नहीं पकड़ी जाएगी, और बांग्लादेश के लोग जब सड़कों पर उतरे तो चुनाव आयोग को जूते की माला पहनाए। तो ये अब भारत के एक और पड़ोसी देश नेपाल, जो हाल के दिनों में चीन के बहुत ज़्यादा पैरोकारी कर रहा है, और वहाँ के प्रमुख ने क्या किया? वहाँ सोशल मीडिया पर भ्रष्टाचार के खिलाफ, सोशल मीडिया पर बेरोजगारी के खिलाफ लोग लिख रहे थे, पढ़ रहे थे। सरकार को लगा कि टीवी अखबार तो हमारे, देखिए टीवी अखबार का बिक जाना बड़ा आसान है, क्योंकि ये जो धन्ना सेठ होते हैं टीवी अखबार के मालिक, उनका जनता से कोई लेना देना नहीं होता है। खैर, भारत में तो बिना पैसे के भी काम करते हैं, क्योंकि भारत की मीडिया, भारत का चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक सब जाति व्यवस्था की वजह से काम करता है। तो जो सरकार की जाति रहेगी वही टीवी अखबार वालों की जाति रहेगी, तो टीवी अखबार वाला ऐसे ही उसके लिए काम करेगा। अगर सत्ता में बैठा, इस देश में डेमोक्रेसी तभी बेहतर चलेगी जब इस देश के सत्ता में कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हो, क्योंकि तब मीडिया ईमानदार हो जाएगी। क्योंकि मीडिया की जाति अलग है और दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक की जाति अलग है। तो जैसे ही दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक एक साथ रहेगा, सत्ता में रहेगा, तो मीडिया उसके खिलाफ रहेगा। जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह से उसके खिलाफ आवाज उठेगी, क्योंकि जो सरकार की जाति होगी वो इस देश के तमाम संवैधानिक संस्थाओं और मीडिया की जाति नहीं होती है। लेकिन दिक्कत तब वैसे में डेमोक्रेसी मजबूत होगा। आलोचना का मैं पक्षधर हूँ, चाहे सत्ता में कोई रहे, उससे सवाल पूछा जाना चाहिए, उसकी आलोचना होनी चाहिए। खेल तब गड़बड़ हो जाता है जब सत्ता में भी सरकारी जात हो, जिनका मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस पर कब्जा है। टीवी अखबार की जो जाति है,
जब उसी जाति और उसी जाति की पार्टी के लोग सत्ता में बैठ जाते हैं तो फिर उनकी कोई आलोचना नहीं करता है। नेपाल में भी यही हुआ। नेपाल में जिनकी सत्ता है उनकी जाति के टीवी अखबार हैं, वहाँ भी लगभग हमारे जैसे हालात हैं। वहाँ लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, बेरोजगारी बढ़ रहा था, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही थी। फिर क्या था, लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो एक्स हो, यूट्यूब हो। अभी भारत में पत्रकारिता कहाँ हो रही है? यूट्यूब पर। भारत में पत्रकारिता कहाँ हो रही है? इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। उसके बाद आपको बता दें कि तमाम सोशल साइट्स पर पत्रकारिता हो रही है। यही काम नेपाल में हो रहा था। तो नेपाल के जो आला अधिकारी हैं, नेपाल के जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनको लगा कि टीवी अखबार तो हम मैनेज किए हुए हैं, वो तो हमारी जाति के हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर तो सब लिख पढ़ रहे हैं। 26 तारीख से वहाँ सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया। व्हाट्सएप नहीं चलेगा, फेसबुक नहीं चलेगा, यूट्यूब नहीं चलेगा, पूरा का पूरा चीनी मॉडल लागू कर दिया गया। लेकिन उनको पता ही नहीं था कि भारत से डेमोक्रेसी नेपाल ने उधार ली है। भारत के संविधान को, जो बाबा साहब का संविधान है, वो नेपाल में भी उसी तरह के संविधान बनाने की पूरी कोशिश हुई है। और वहाँ के भी नागरिक, उन्होंने रिजर्वेशन लागू किया है, महिला रिजर्वेशन लागू किया है, और लोकतंत्र की जड़ अब धीरे धीरे वहाँ जमने लगी है। और जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सारे बैन किए गए, वो युवा जो अब तक घरों में बैठकर, अपने ऑफिसों में बैठकर या चलते फिरते सरकार की आलोचना करते थे, उनको लगा कि अब पानी सर से ऊपर हो गया है और वो सड़कों पर निकल आए। नतीजा यह है कि काठमांडू को चारों तरफ से घेर लिया गया है। नतीजा यह है कि संसद भवन में प्रदर्शनकारी घुस गए हैं। और सीनियर पत्रकार उमाशंकर सिंह, जो विदेश मामलों के भी जानकार हैं, वो एक लाइन कोट करते हैं कि नेपाल में जो सिचुएशन है कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। तो बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है तानाशाही के खिलाफ। मैं फिर कह रहा हूँ, ये 21वीं सदी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की संख्या अभी है। दुनिया में आधुनिक तकनीक के हम चरम पर हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आगे और तकनीक नहीं बढ़ेगा। सोचिए, आज के डेट में मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। भारत में वो कौन लोग हैं जो कलम युग को कलयुग कहते हैं? आज विज्ञान का युग है, इंटरनेट का युग है, फाइटर प्लेन का युग है, प्लेन का युग है, पढ़ाई लिखाई, स्कूल अस्पताल, दवाई का युग है। तो जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि अरे ये तो कलयुग है, क्योंकि ये कलम युग है। तो आज ट्रांसपेरेंसी का युग है। अब कोई तानाशाह, अब कोई हिटलर मुसोलिनी नहीं हो सकता है, क्योंकि अब सबके गले में आवाज है, सबकी जवान चलती है। और लगभग लोग इस दुनिया भर में जो धरती पर लोग हैं, वो पढ़ने लिखने लगे हैं और वो अपने संवैधानिक अधिकारों को भी समझने लगे हैं। तो इसलिए कह रहा हूं कि अब कोई भी तानाशाह, दुनिया के किसी देश में कोई तानाशाह चाहेगा कि वो तानाशाही कर ले, तो ये चलने वाला नहीं है। और नेपाल के जो सत्ताधारी दल हैं, सत्ता में बैठे लोग हैं, उनको भी लग रहा था कि टीवी अखबार हमने कंट्रोल कर लिया है, सोशल मीडिया को बैन कर देंगे तो हमारी सरकार रहेगी, हमारी सत्ता रहेगी। उनको गुमान हो गया था और नेपाल की जनता ने इसी गुमान को ढहा दिया है। और युवा सड़कों पर है, संसद का घेराव कर रहे हैं, विधानसभा में घुस रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये 21वीं सदी है, ये विज्ञान की सदी है, तकनीक की सदी है। अब टीवी अखबार का भी किला ढह रहा है। अब सोचेगा टीवी अखबार की सिर्फ वही राजनीति को दिशा देगा, दशा देगा, झूठ को सच कहेगा, सच को झूठ कहेगा तो मान लेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोचिए ट्यूनिसिया में क्रांति हुई थी इसी वजह से, अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ सोशल मीडिया पर क्रांति बात होती रहती है। तो आप अगर सत्ता में हैं तो आलोचना सहने की ताकत रखिए। आप टीवी अखबार मैनेज कर लेंगे लेकिन सोशल मीडिया नहीं मैनेज करेंगे तो सोचिए, फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, इंस्टा, इन सब को बैन करने की वजह से नेपाल में सरकार की हालत पस्त है, हालत खराब है, जनता सड़कों पर निकल आई है। तो आप अंदाजा लगाइए कि 21वीं सदी है, कलम की सदी है, इंटरनेट की सदी है, विज्ञान की सदी है। और आप अब भी चाहेंगे कि हिटलर बन जाए, मुसोलिनी बन जाए, तानाशाह बन जाए, तो आपको जनता सड़कों पर उतरकर गद्दी से भी उतारेगी
और इतिहास में भी आप काले अक्षरों में नाम दर्ज होगा। तो जिन जिन के दिमाग में तानाशाही पल रही है उनको समझना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका बाकी का उम्र भी जेल में काटना पड़े। इसलिए लोकतंत्र का सम्मान कीजिए, जनता का सम्मान कीजिए, और अगर सत्ता में बैठे हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक जैसे राजा बनिए, शिवाजी महाराज जैसे राजा बनिए और जनता की भलाई के लिए काम कीजिए। अगर राजा वाला भी सोच है तो अच्छा तो ये होगा कि आप डेमोक्रेटिक सिस्टम से चलिए, डेमोक्रेसी में बनिए। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, शाक्य वंश की एक बैठक थी, शाक्य राजाओं की। तथागत बुद्ध, दुनिया के सबसे बड़े सोशल साइंटिस्ट, फिलोसोफर से पूछा गया कि मैं कैसे अच्छा शासक हो सकता हूँ, शासन कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि शासन, अगर अच्छा शासक बनना है तो शासन करना छोड़ दीजिए। तो उन्होंने पूछा कि मतलब? तो उन्होंने कहा कि मतलब ये कि आप अपने बच्चों के साथ जो व्यवहार करते हैं, आप अपने घर परिवार के लोगों के साथ जो व्यवहार करते हैं, वही व्यवहार अपनी जनता के बीच कीजिए। अगर आप अपने बच्चों पर शासन करते हैं या उनको सहायता करते हैं, मदद करते हैं? आप अपने परिवार की मदद करते हैं या उन पर शासन करते हैं? तो आपको, अगर आप प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, किसी देश में शासक हैं, तो शासन मत कीजिए। वहां की जनता को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाली पॉलिसी पर काम कीजिए, नहीं तो अब तानाशाही नहीं चलेगी। ये नेपाल ने भी अब दिखा दिया है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।